नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। साथ ही हम जानेंगे हमारे वायुमंडल से जुड़ी हुई और भी बहुत सी रोचक बातों के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। आज हम मुख्य रूप से ये जानेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखता है। आसमान के नीला दिखने में सूर्य के प्रकाश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए आसमान के रंग के बारे में समझने से पहले आपको कुछ और जरूरी पॉइंट्स को भी जानना होगा, जैसे वायुमंडल, सूरज के प्रकाश के रंग और ऐसे ही कुछ और मुख्य बिंदु। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। वायुमंडल क्या है? यहाँ आप जो बीच में देख रहे हैं ये पृथ्वी है। इस तरफ से धूप आ रही है और पृथ्वी के चारों ओर आप जो ये घेरा देख रहे हैं ये हवा, धूल, जल वाष्प और अन्य गैसों का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और तापमान में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से हमारा वायुमंडल दोनों ध्रुवों के पास थोड़ा दबा हुआ और भूमध्य रेखा के पास ज्यादा फैला हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। ये वायुमंडल अलग अलग परतों या लेयरों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के पास वाली जो सबसे नजदीकी लेयर है वहां पर गैसें बहुत ज्यादा पास पास है, यानी यहाँ पर घनापन ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते जाते हैं इन लेयरों में ये गैसों का घनापन कम होता जाता है। ये वायुमंडल अलग अलग लेयरों में बटा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहली लेयर को देखते हैं। ये पृथ्वी के पास की सबसे नजदीकी लेयर है, जिसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई लगभग 7 किलोमीटर ठंड में और गर्मियों में 10 किलोमीटर तक होती है। वहीं भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर तक होती है। ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर जो है वो पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौसम संबंधित ज्यादातर घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। यहाँ पर बादल, बारिश और ओले आदि होते हैं। वायुमंडल की इस परत में पृथ्वी से जितना ऊपर उठते जाते हैं तापमान में कमी आती है, यानी ठंड बढ़ते जाती है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में औसत 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, यानी ठंड ऊंचाई के साथ बढ़ती जाती है। ये पहली परत जहां पर खत्म होती है उसे ट्रोपोपाउस कहते हैं। इसके बाद दूसरी परत शुरू हो जाती है, जिसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोपाउस बहुत खास जगह होती है, क्योंकि यहाँ गैसों का घनापन थोड़ा कम हो जाता है और हवाएं तेज नहीं चलती। इसीलिए ज्यादातर हवाई जहाज और गैस के गुब्बारे उड़ाने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर बादल ज्यादा ऊंचाई पर आकर डिस्टर्ब नहीं करते और ज्यादातर पायलट्स इसी जगह पर हवाई जहाज उड़ाना पसंद करते हैं। पर ध्यान रहे कि जो बादल ध्रुवीय इलाके के पास होते हैं वे ज्यादा ऊंचाई तक भी आ जाते हैं। तो हम इस दूसरे लेयर की बात कर रहे थे। इस लेयर में थोड़ी ऊंचाई पर ओजोन परत भी होती है, जो सूर्य से आने वाली ज्यादातर अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। ये स्ट्रेटोस्फियर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है और उसके बाद जहां पर ये खत्म होता है उसे स्ट्रेटोपाउस कहते हैं। इसके बाद बारी आती है इस मंडल की। इसका नाम है मेसोस्फियर, जिसे मध्य मंडल कहा जाता है। मेसोस्फियर लगभग 85 किलोमीटर तक फैला होता है। अंतरिक्ष से आने वाले कोई भी मेटेओराइट या धूमकेतु इस परत में आते ही जल जाते हैं। यहाँ पर तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ और ज्यादा कम होता जाता है। इसके बाद बारी आती है आयनोस्फियर की, जिसे आयन मंडल कहा जाता है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ती है। ध्यान रहे कि सबसे पहली परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है, यानी ठंड बढ़ती है। उसके बाद वाली परत जो है उसमें भी तापमान में कमी आती है। तीसरी लेयर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन ये
आयन मंडल जो है यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैसें बहुत ज्यादा नहीं होती, यहाँ पर गैसों का घनापन कम होने लगता है। हमारे ग्रह से जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो भी इसी परत में छोड़े जाते हैं, और ध्रुवी इलाकों में जो अरोरा लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं वो भी इसी परत में दिखाई देती हैं। इसके और ऊपर जाने पर थर्मोस्फीयर होता है, जिसे तापमंडल कहते हैं। यहाँ पर तापमान 480 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल, जो बहुत दूर तक फैला होता है, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। हमारे इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 20%, बाकी की गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, और इसके साथ ही पानी के वाष्प बने हुए कण भी मिलते हैं। ध्यान रहे कि हमारा मुख्य प्रश्न अब भी वही है कि आसमान नीला क्यों दिखता है, पर इसका उत्तर खोजने के लिए इन बाकी बातों को जानना भी जरूरी है। अब हम आगे जानेंगे धूप के रंगों के बारे में। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य का प्रकाश जो हमें सफेद दिखाई देता है वो वास्तव में बहुत सारे रंगों को अपने में समेटे रहता है। सूर्य की धूप में लगभग 7 ऐसे रंग हैं जो सीधे तौर पर देखने पर हमें दिखाई नहीं देते, पर फिर भी इन रंगों को अलग अलग करके देखा जा सकता है। इसके लिए हमें एक प्रिज्म की जरूरत पड़ती है। प्रिज्म कांच का बना हुआ त्रिकोण जैसे आकार का एक टुकड़ा होता है। इस पर एक ओर से जब प्रकाश पड़ता है और इसमें से होकर आगे बढ़ता है, तब हम इसके सारे रंगों को अलग अलग करके देख पाते हैं। ये इंद्रधनुष यानी रेनबो के रंग हैं। इंद्रधनुष के रंगों को सही क्रम में याद रखने के लिए हिंदी में बैजानी हैप्पी नाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, और इंग्लिश में विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब जब हमने इन सारे रंगों को सही क्रम में देख लिया है तो इनकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। यहाँ इन रंगों की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया गया है। ये सारे रंग जब सूर्य की किरणों के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस तरह वेवलेंथ में चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कभी लाइट को इस प्रकार सांप की तरह चलते हुए नहीं देखा। असल में ये जो वेवलेंथ है ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और इनकी दूरी को एनएम में नापा जाता है। एनएम का मतलब है नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा। यानी 1 मीटर की दूरी को जब 1 अरब हिस्सों में तोड़ा जाता है तो उसका जो एक टुकड़ा बनता है उसे एनम कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये जो वॉयलेट रंग आपको दिखाई दे रहा है इसका वेवलेंथ 400 से 450 एनएम तक है। इसके बाद ये बढ़ते हुए ऊपर की तरफ चलता है, और यहाँ पे जो आप ये कलर देख पा रहे हैं ये इंडिगो, इसका वेवलेंथ है 450 से 490 के बीच। इसके बाद आपको ब्लू और सियान कलर दिखेंगे, इसका वेवलेंथ आपको 490 से 520 एनएम के बीच मिलेगा। इसी तरह बढ़ते हुए ये ऊपर जाता है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो लाल रंग की होती है, जिसका वेवलेंथ 635 से लेकर 700 एनएम तक होता है। यानी सबसे छोटा वेवलेंथ है वॉयलेट का और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड यानी लाल रंग का। इस बात को ध्यान रखें कि जिस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो रंग सबसे ज्यादा फैलता है यानी बिखरता है, और जिस रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो बिना फैले दूर तक जाता है। ट्रैफिक लाइट्स पर रुकने के लिए और गाड़ियों के ब्रेक पर भी लाल रंग की लाइट को इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि बारिश हो या फॉग, लाल लाइट दूर से दिखाई दे सकती है, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक जाता है बिना फैले हुए। अब आप जान चुके हैं हमारे वायुमंडल के बारे में और साथ ही सूरज की धूप में मिलने वाले सभी रंगों को भी। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? जैसे ही सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वे हमारे वायुमंडल की गैसों से टकराती हैं। सूर्य की किरणों के सभी रंग अलग अलग तरह से आगे बढ़ते हैं। जो सबसे कम वेवलेंथ वाला रंग है वो ज्यादा फैलता है। यहाँ बैगनी और जामुनी रंग सबसे ज्यादा फैलते हैं, यानी वॉयलेट और इंडिगो। जब वॉयलेट और इंडिगो हमारे ओजोन लेयर से टकराते हैं तब ओजोन लेयर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। इससे वॉयलेट और इंडिगो बहुत फीके हो जाते हैं और इस तरह आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है ब्लू यानी नीले रंग की। ये नीला रंग
अपनी कम वेवलेंथ के साथ इन गैस के कणों से टकराकर काफी दूर तक जा रहा है और इस तरह ये फैलता जा रहा है। इसकी वेवलेंथ का साइज इन वायुमंडल के कणों से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इनसे टकराकर ये बिखरता है। आप देखेंगे कि ये नीला रंग ज्यादा फैलने और टकराने की वजह से ये हमारे वायुमंडल में काफी देर तक बना रहता है, जबकि बाकी के रंग अपनी ज्यादा वेवलेंथ के कारण सीधे आगे निकल जाते हैं। यहाँ लाल रंग सबसे कम बिखरता है। तो आपने देखा कि ये ज्यादा वेवलेंथ वाले रंग सीधा आगे निकल जाते हैं और वायुमंडल में ज्यादा देर तक बने हुए नहीं रहते, तो हम इन्हें हटा रहे हैं। अब बचता है यहाँ पर नीला रंग। नीले रंग की एक किरण इतनी ज्यादा फैल रही है, इसके बाद यहाँ पर दूसरी, तीसरी और इसी तरह से कई सारी किरणें होंगी जो वायुमंडल में फैलती जाएंगी। ज्यादा वेवलेंथ वाले रंग आगे निकल जाते हैं, कम वेवलेंथ वाले रंग पहले ही बिखर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फैलने वाला जो काम है वो इस ब्लू वाले रंग के साथ हो रहा है। इसी वजह से इतना ज्यादा बिखरने के कारण ये नीला रंग हमारे वायुमंडल में देर तक बना रहता है और आसमान नीला दिखने लगता है। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये कि यदि सबसे कम वेवलेंथ वाला रंग ज्यादा फैलता है तो हमारा आसमान वॉयलेट रंग का यानी बैंगनी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता, वो नीला क्यों दिखता है? तो इसका उत्तर ये है कि आसमान बैंगनी ना होने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि बैंगनी और जामुनी रंग यानी वॉयलेट और इंडिगो जो है वो ओजोन लेयर द्वारा पहले ही फिल्टर कर दिया जाता है और साथ ही अपने छोटे वेवलेंथ के कारण बिखर कर ये दोनों रंग बहुत फीके हो जाते हैं, इसीलिए आसमान में ये रंग ज्यादा दिखाई नहीं देते। दूसरा कारण, इंसान की आंखों के रेटिना में कलर्स को पहचानने के लिए मुख्यतः 3 तरह के कोन सेंसर्स होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 6 मिलियन होती है। ये जो 3 कलर सेंसर्स हैं उनमें एक है रेड कलर को पहचानने के लिए, दूसरे होते हैं ग्रीन कलर को पहचानने के लिए और तीसरे होते हैं ब्लू कलर को पहचानने के लिए। जो कलर सेंसर्स लाल रंग को पहचानते हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में नीला और हरे को भी पहचानते हैं, लेकिन उनका मुख्य काम है लाल रंग को पहचानना। उसी तरह जो ब्लू को पहचानने के लिए कलर सेंसर्स बने हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में ग्रीन और रेड को भी पहचान लेते हैं और इसी तरह से ग्रीन के साथ भी होता है। अब हमारे वायुमंडल में बैंगनी और जामुनी रंग फैलकर इतना फीका हो जाता है कि हमारी आंखों के सेंसर्स इस बैंगनी और जामुनी रंग को नहीं देख पाते, बल्कि हमारे आंखों के सेंसर्स हरे रंग को देख पाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्योंकि हरा रंग भी थोड़ा फैल रहा है, ये हमारे वायुमंडल में दिखाई देता है। अब ज्यादा फैलने वाले दो रंग हैं, ब्लू और उससे थोड़ा कम फैलने वाला हरा। तो यहाँ हम देखेंगे हमारी आंखें नीले रंग को देख रही हैं, साथ ही हरे रंग को। तो जब नीला और हरा आपस में मिल जाता है तो हमारी आंखों के सेंसर्स को ये कलर दिखाई देता है। इसीलिए जब नीले के साथ थोड़ा हरा रंग मिलता है तो आसमान का रंग गहरे नीले से बदलकर हल्के नीले में तब्दील हो जाता है और इसे ही हम स्काई ब्लू कहते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान और सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं? इस ग्राफिक को ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं, सूरज इस तरफ है, इसीलिए यहाँ पर दोपहर, यहाँ पर सुबह और यहाँ पर शाम है। यहाँ दोपहर में जब ये नीला रंग हमारे वायुमंडल में फैलता हुआ आगे बढ़ता है तो यह इतनी दूरी तय करते करते पूरी तरह बिखर जाता है और दोपहर में हमें आसमान नीला दिखाई देता है। परंतु जब हम इसी रंग को सुबह या शाम वाली जगह पर रख के देखते हैं, आप देखें कि ये रंग ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही बिखर गया, इसीलिए यहाँ का आसमान आपको नीला नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर बारी आती है दूसरे रंगों की। येलो, ऑरेंज और रेड ज्यादा दूर तक फैलते हैं। ब्लू इतना आगे तक नहीं फैलता कि वो इस जगह से लेकर इतनी दूर तक ट्रेवल कर पाए। इसके बाद येलो जो इससे ज्यादा दूरी तक जा सकता है, इसके बाद ऑरेंज जो इससे और ज्यादा दूरी तक जा सकता है और लाल और भी ज्यादा दूरी तक जा सकता है। तो इसी वजह से नीला रंग अपनी क्षमता के हिसाब से जहां तक जा सकता है वहां तक गया, उससे ज्यादा वो हमारे वायुमंडल के रंग को नहीं बदल पाता। लेकिन जो लाल रंग है वो सबसे ज्यादा दूरी तक जाता है। तो इसी वजह से सुबह और शाम के वक्त हमें आसमान लाल या ऑरेंज रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ इस 3D मॉडल से आप देख सकते हैं
इस तरफ सूरज है और यहाँ पर ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन सिर्फ दिन वाली जगह पर ये नीला दिखाई देता है, सुबह और शाम वाली जगह पर ये लाल दिखाई देता है, और जिस जगह पर रात होती है वहां पर ये वायुमंडल दिखाई नहीं देता। तो इसी वजह से जब हम रात को देखते हैं तो सूर्य की कोई किरण नहीं होने की वजह से हमें असली अंतरिक्ष का रंग दिखाई देता है, जो कि काला होता है। और दिन के वक्त जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें हमारे वायुमंडल की वजह से आसमान नीला दिखाई देता है, और वास्तव में आसमान नीले रंग का ना होकर काले रंग का है, और जिसे लोग नीला आसमान कहते हैं वो आसमान ना होकर हमारा वायुमंडल है। तो आज हमने आसमान, वायुमंडल, धूप और रंगों के बारे में बहुत कुछ जाना, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारे इन ग्राफिक्स और मॉडल से आपने आज बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।